स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। आज मैं फिर से आपके लिए पूरे के पूरे 90 प्रश्न लेकर आई हूँ उनके उत्तर के साथ। और ये जो प्रश्न पत्र है ये 28 जुलाई 2013 का है। और हमने कम से कम 360 प्रश्न कर लिए हैं, रीड कर लिए हैं। और आज की क्लास हमारी 5वीं क्लास है। और इसके बाद जो आज हमारी जो 5वीं क्लास पूरी हो जाएगी तो हमारे पूरे के पूरे 450 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। यानी कि हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया है। तो उसी के साथ बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि अगर अगर कोई भी सूचना है और उसका विश्लेषण करना है तो आप किस प्रकार के संज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर होगा अंतर करना। अगला प्रश्न है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। देखिए कितनी सारी उसकी क्वालिटी बताई है। और यानी कि किसी भी तरह की बाह्य मोटिवेशन की यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा की उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो राजेश है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। यानी वो कैसा है, सेल्फ मोटिवेटेड है। जब सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। तो उसे किसी के ना ही उसे अपने टीचर के कहने का इंतजार होगा और ना ही अपने अभिभावकों के कहने का कि तुम पढ़ाई करो। तो इसीलिए क्योंकि वो स्वयं से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है तीसरा, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। घर में अगर छोटा बच्चा है, आपने उसे कोई खिलौना दिया तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस खिलौने को खोलता है, देखता है कि किस तरह से वो जुड़ा हुआ है, कैसे बना हुआ है। उसके अंदर की जो जिज्ञासा है उसके कारण उसे क्या करता है, वो पूरा का पूरा उसका खुरापात कर डालता है। फिर करने के बाद उसे वापस जोड़ता भी है और उसमें उसे क्या मिलती है, खुशी मिलती है और बहुत ही संतुष्टि मतलब संतुष्टि होती है उसके अंदर। लेकिन अगर हम उसे हतोत्साहित कर दें, यदि हम उसे मना कर दें, उसको किसी काम को करने से रोक दें, तो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है। यानी परेशान हो जाएगा और परेशान हो जाएगा, उसको बिल्कुल मतलब किसी तरह की वो रिएक्शन दिखाएगा। और ऐसा करेगा। ऐसा वो क्यों करता है, ऐसा वो अपनी उपेक्षा यानी कि अपने इग्नोरेंस को कम करने के लिए करता है। तो इसका उत्तर होगा बी, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, यानी अपने इग्नोरेंस को कम करने के लिए वो व्यथित होगा, गुस्सा हो जाएगा या उसे बुरा लग जाता है और वो रूठ के बैठ जाएगा या खिलौने पे अपना गुस्सा उतार सकता है या आपसे रूठ के जा सकता है। इस तरह की एक्टिविटी करते हुए आपने अपने घर में कई सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, मानव बुद्धि के एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के युग बनाती है। देखिए अगर शिक्षक के अंदर मानव बुद्धि एवं विकास की समझ है तो सबसे पहला तो ये होगा काम, जो क्या होगा कि वो जो शिक्षार्थी को शिक्षण के बारे में क्या करेगी, उसे अच्छे से अच्छा शिक्षण करा सकती है। उसे शिक्षण देने में उसको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एक टीचर को क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगा कि किस तरह से मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। और उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ के कारण ही एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर का भी आकलन कर सकता है। यानी कि बच्चा किस स्वभाव का है, किस रास्ते पे जा रहा है, उसकी सोच का किस डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, वो सारी की सारी समझ करने में शिक्षक को बहुत हेल्प मिलती है यदि वो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ रखता है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हमें सत्य देखना है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल सही है। जब बच्चा खेलता है तो उसका बौद्धिक विकास होता है, यानी उसकी बौद्धिक स्तर बढ़ता है। और सामाजिक दक्षता यानी कि समाज में
कैसे शेयरिंग सीखता है, लीडरशिप सीखता है, किस तरीके से आपस में मिलजुल के रहना है, ये सारी की सारी क्वालिटी सीखता है कैसे, खेलने के माध्यम से। तो हमारा उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है छठवां, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। देखिए इसको मैं समझाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि कुछ कोई अगर बच्चा, जैसे जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो बच्चा होशियार निकलेगा, ऐसा आवश्यक नहीं होता। हो सकता है कि वो कम बुद्धि का हो, या बच्चा बहुत होशियार है, अपने ऐसे वातावरण में रहता है जो उसका वातावरण अच्छा नहीं हो, तो मतलब उससे वो बहुत ही अच्छा सीखेगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब कि वातावरण और पैतृक जो गुण मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो योगात्मक हो, एक साथ सही से काम करे। तो कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है। तो इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि क्लार्क ने कहा है कि क्लार्क के अनुसार उन्होंने ये बोला है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण हो सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वंशानुक्रम ही बच्चे के जीन्स अच्छे होंगे तभी वो बहुत ज़्यादा सीखेगा। हो सकता है उसका वातावरण इतना अच्छा हो कि वो वहाँ पे सीख ले। तो हम इस सापेक्ष में बोल सकते हैं कि दोनों योगात्मक नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? सबसे पहले समाजीकरण होता है यानी कि समाज में रीति रिवाजों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी कि उनको समझना सीखना, रीति रिवाजों को समझना, आदर्शों को समझना सीखना, ये सब क्या है? ये सब समाजीकरण होता है। और ये सारे गुण जब किसी बालक या व्यक्ति में आते हैं तो उसका समाजीकरण हुआ है, यानी उसने समाज में रहने के चाल चलन तौर तरीके सीखे हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, एक पीटी यानी कि खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के खेल क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहती है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना। देखिए नॉर्मल एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट में बच्चे को अपनी जीत हासिल करनी है, यानी उन्हें जीतना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए वो अभ्यास करेंगे। अभ्यास में क्या करेंगे? रणनीति बनाएंगे, किस तरह से बॉलिंग करानी है, कितने रन बनाने हैं, मतलब ये पूरा का पूरा उनके दिमाग में चलेगा, पूरा प्रोसेस कि कितने समय में क्या करना है, यानी कब कहाँ कैसे, वो पूरी की पूरी रणनीति बनाएंगे। तो इस पूरी की पूरी रणनीति को ही क्षेत्र रक्षण कहते हैं, यानी कि खेल के क्षेत्र में। तो ये सब कैसे अच्छा बनेगा? जब बच्चा अधिक से अधिक क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा। तो हमारा उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है आठवां, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण से सराहना करे। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिक्षेप के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति से अपने परिक्षेप विकसित करेंगे। यानी क्या होगा? इसका आत्मसात करेंगे, यानी एसिमिलेट करेगा बच्चा। अगला प्रश्न है 10वां, सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना अपने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह क्या करती है? वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया? अनुकूलित कर लिया। अब उसने ये सीख लिया है कि दाल को चावल के साथ मिलाकर ही खाते हैं। यानी उसने एक बार देखा और उसने उस चीज़ को सीख लिया। यानी अब उसने अपने व्यवहार में अनुकूलता ले आई है कि दाल के साथ चावल मिलाकर ही खाते हैं। यानी उसने अब दाल चावल खाना सीख लिया, यानी वो अब अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। अगला प्रश्न है 11, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। किसके अतिरिक्त? सामाजिक के। उन्होंने सामाजिक घटक के अतिरिक्त भी 3 और बातें बताई हैं। किन्होंने? स्टर्नबर्ग ने, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रितंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी इसमें उन्होंने कौन कौन से उपसिद्धांत दिए हैं? उन्होंने सबसे पहले कंपोनेंशियल सब थ्योरी दी है, यानी कि घटकीय, जिसे हम
अवयवभूत घटक भी बोलते हैं, यानी अवयव जो होते हैं उनको। दूसरा उन्होंने इसमें बताया है एक्सपेरिमेंटल यानी अनुभवी कंपोनेंट को, यानी सब थ्योरी दी है उन्होंने। तीसरा उन्होंने कॉन्टेक्चुअल यानी संदर्भात्मक उपसिद्धांत दिए, यानी 3 चीज़ें उन्होंने दी हैं। इसमें इन्होंने अलग अलग, जैसे कि अगर हमने बात करी है कंपोनेंशियल सब थ्योरी की, तो इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कि जिसमें पहला इन्होंने कंपोनेंट बताया है मेटा कंपोनेंट, यानी कि जब बच्चा समस्या समाधान करने लगता है और उसके लिए योजना बनाने में सक्षम हो जाता है। दूसरा इन्होंने इसी में बताया था कि परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी कि योजना को बना तो लिया, अब उसे कैसे अप्लाई करना है, उसका कैसे लाभ उठाना है। तीसरा उन्होंने बताया था नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी कि अब क्या करने लगेगा, वो अमूर्त चिंतन करने के लिए अब अपने घटकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यानी कोई चीज़ अगर उसके सामने है या नहीं है, अन्यथा उसको उसके बारे में सोच करके, यानी जो चीज़ उसे दिखाई नहीं देती उसके बारे में कैलकुलेशन करके सोच विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये तीनों कंपोनेंट किस में दिए थे, ये इन्होंने अपने घटकीय यानी अवयवी घटकों में दिए थे, थ्योरी में दिए थे। दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंटल थ्योरी की जो बात करी है उसमें इन्होंने क्रिएटिविटी को बताया, यानी बच्चा जितना क्रिएटिव होगा, जितना एक्सपेरिमेंट करेगा उतना क्रिएटिव बनेगा, उसका दिमाग उतना चारों दिशाओं में क्या करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, सोचेगा, उसका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। तीसरा जो इन्होंने बताया था यानी कॉन्टेक्चुअल, उसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी कि इसमें 3 अवयव काम करेंगे, एडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग। तो इस तरह से स्टर्नबर्ग ने 3 आपके त्रितंत्र सिद्धांत बताए, किसके अतिरिक्त, सामाजिक घटक के अतिरिक्त। अगला है हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, यानी अलग अलग योग्यता, यानी हर एक व्यक्ति एक स्पेशल क्या रखता है, क्वालिटी रखता है, यानी कि उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और इंडिविजुअलिटी होती है। हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही मतलब एक कुछ ना कुछ उसके अंदर एक इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। ये बात किसने करी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने करी थी। और हार्वर्ड गार्डनर से हमें याद आया बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि गार्डनर से बहुत सारे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, बहुत के लिए हम बहु का यूज़ करते हैं, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। अगला प्रश्न है 13, थ फ च ध्वनियाँ क्या है, स्वनिम ध्वनियाँ होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वनिम ध्वनियाँ बोलते हैं। 2 हमारी मुख्य ध्वनियाँ होती हैं जिनमें मूलभूत इकाई होती है जिसे स्वनिम या रूपिम बोलते हैं, और 2 में स्वनिम अपेक्षा अधिक मूलभूत इकाई है, अतः हम जो हमारी था फा चा है ये हमारी क्या होंगी, स्वनिम होंगी, यानी स्वर के साथ जो बोली जाती है उन्हें हम बोलते हैं स्वनिम। अगला प्रश्न है 14, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, यानी जहाँ पे किसी तरह की कोई जो परंपरागत बातें या रूढ़िबद्धताएं चली आ रही हैं, जो सोच चली आ रही, उसमें ना रखकर उनको शिक्षा देनी चाहिए। कि यानी कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे स्कूलों में ज़्यादातर ये होता है कि मैथ्स में बॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं, गर्ल्स नहीं होती हैं, तो इस तरह के विचार नहीं बच्चों के दिमाग में डालना चाहिए। दूसरी, कई ऐसी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जहाँ पे बॉयज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती, ऐसी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को ख़त्म करना चाहिए। तो इस तरह का माहौल रखने से क्या होगा, जेंडर रूढ़िबद्धता को एक शिक्षिका ख़त्म कर सकती है। अगला प्रश्न होगा 15वां, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब ही होता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उसके हिसाब से हम बच्चे को समझ सकते हैं कि वो बच्चा क्यों नहीं सीख रहा या क्यों इतना अयोग्य हो रहा है। तो रीज़न जानने के लिए एक विद्यालय इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए चीज़ों को समझने के लिए इनका प्रयोग कर सकता है।
अगला प्रश्न है 16। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अगर संबोधित करना है तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी हर एक बच्चे के बालक के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को समझते हुए उसका काम देना चाहिए कि कोई बच्चे का स्तर, दिमागी स्तर बहुत उच्च होता है, किसी का बहुत निम्न होता है, कोई नॉर्मल होता है, मतलब अलग अलग बच्चों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। उसके हिसाब से बच्चों को के ऊपर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और हर एक बच्चे को अवसर देने चाहिए कि वो सीख सके। अगला प्रश्न है 17वां। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देता है, किस पे बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। क्या? सतत यानी टाइम टू टाइम अवलोकन करना, बच्चे को के बारे में जानना, मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है हमारा 18। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल, हम अपने टीचर को अच्छे से जानते हैं, अपने फ्रेंड्स को जानते हैं और ऐसा माहौल हमें कैसा हमारे लिए बहुत फ्रेंडली होता है और जिसमें बालक क्या करता है? सीखता है। तो ये माहौल कौन देता है? हमें विद्यालय देता है। अगला प्रश्न है सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है? सीखने में सात्यात सात सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? सिंपल सा वो बोलेगी, मोहन, खेलने के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? यानी कि देखिए, हम किस तरह से बच्चे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, उसे एक रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चा अपनी कमी को इग्नोर करते हुए और अपनी उस कमी को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ सकता है। यानी हमें पॉजिटिव तरीके से बच्चे से बात करनी है, सकारात्मक तरीके से उसको आगे बढ़ने के लिए मौका देना है। अगला है 21 प्रश्न। वे एनिडेस के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगमन अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। अधिगमन अक्षमता का अर्थ ऐसे बालकों से है जो प्रायः अत्यधिक कैसे होते हैं? चिंतित होते हैं, मूडी स्वभाव के होते हैं। ऐसे बालकों के लिए ऐसे बालकों के लिए क्या जरूरी है? सांस्कृतिक कारक यानी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि उनके सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपयुक्त सभी कारणों में अधिगमन क्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बाकी के यानी कि सांस्कृतिक कारक में उनके अधिगमन क्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी वो इस कारण के वजह से, यानी सांस्कृतिक कारक के वजह से अच्छे से सीख नहीं सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगला प्रश्न है एक समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय का मतलब ही ये है कि एक विद्यालय ऐसा जहाँ पे विद्यार्थी की जो क्षमताएं हैं उनकी परवाह किए बगैर उनको सिखाने पे बल दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। कौन सा स्कूल? समावेशी विद्यालय। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। बिल्कुल सही, अधिकतर ऐसा ही होता है। हम लोग बच्चे के सीखने पर बल देते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है तो उसके लिए हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं जिससे वो अपने कार्य में और ज़्यादा दक्ष बन सके और ज़्यादा आगे बढ़ सके। अगला प्रश्न है 24वां। डैश के कारण शालिता होती है। किसकी प्रतिभाशालिता किसके कारण होती है? ये होती है आपकी BOC यानी कि आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण होती है। अगला प्रश्न है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? जब गतिक कौशलों को, यानी कि जब बच्चा
क्या नहीं कर पाता हो, किसी चीज़ को पकड़ने में सक्षम ना हो, उसकी उंगलियां प्रॉपर काम नहीं करती हो। जैसे अगर कि उसे बॉल से कैच दिया जाए तो बॉल फेंकी जाए तो वो उसका कैच ना ले पाए, इस तरह की कमियां होती हैं। जब बच्चा अच्छे से ग्रिपिंग नहीं कर पाता है तो हम उस तरह की अ, निर्योग्यता को क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, यानी कि आंसर बी इसका सही होगा। अगला है 27वां प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता क्या होती है? समुचित निवेश के साथ सुधार युग नहीं होता, एक स्थिर अवस्था होती है या एक चर अवस्था होती है? तो उत्तर है एक चर अवस्था होती है। अगला 28वां प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। क्या चरण है? परिणामों की आशा करना, परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जब बच्चा बोल रहा हो तो बीच में उनकी गलतियों को नहीं सुधारना है, अभी उन्हें क्या, शिक्षक को बोलने का मौका देना चाहिए, बीच में उन्हें टोकना नहीं चाहिए। यानी कि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चा क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाएगा, हो सकता है हेजिटेट फील करने लगे और अपनी बात को वहीं रोक दे। इसीलिए पहले बच्चे को पूरा का पूरा मौका देना चाहिए, बाद में उसमें सुधार करनी चाहिए। लास्ट प्रश्न है सेट 1 का, यानी ये हमारा सेट 1 था। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, इसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। उसका मुख्य कारण क्या है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, यानी अचानक से कोई एक्टिविटी हो रही, यानी कि पहली चीज़ तो उसने अपने आप में, अपने दिमाग में, अपने भावात्मक कारण उसने अपने संवेग में मतलब अपने संवेग में इस तरह के मैसेजेस डाल दिए हैं, अपने दिमाग में इस तरह की सोच बता दी है कि मुझे फर्स्ट आना है, प्रथम ग्रेड लाने हैं, और वो जाते ही उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कैसे लेने लगती है, बहुत सीरियस लेने लगती है। और उसमें क्या होते हैं, उसके संवेगों में परिवर्तन, अचानक संवेगों में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण वो घबराहट उसको होने लगेगी, नर्वस फील होने लगेगा और उसके हार्ट बीट बढ़ जाएगी और उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये हमारे 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब बारी है अगले हमारे सेट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बीच में प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करते जाइए और लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि जो कि प्रश्न पत्र जो आया था आपका 28 जुलाई 2013 का है, ये आपका सीनियर यानी सेकंड पेपर का है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नंबर 1, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण? शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण क्या हो सकती है? अधिगम अक्षमता भी उत्पन्न हो सकती है। अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका उतना पॉजिटिव, उतना अच्छा नहीं कि बच्चा सीख नहीं पाता है, या सिंपल बच्चे को केवल रीडिंग करा दिया, उसे समझाया नहीं या उसमें एक्टिविटी शामिल नहीं करी, तो अगर मतलब किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा, उसमें अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों का मनन करता है। किस प्रकार के? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? ये अगला प्रश्न है आपका चौथा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है, क्या होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं। कैसे? वो एक ही, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो एक ही समस्या के मल्टीपल्स आंसर यानी मल्टीपल्स रास्ते ढूंढ लेते हैं समस्या समाधान के, इसीलिए वो कैसे होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं, यानी कि एक ही समस्या के कई सारे उत्तर यानी कई सारे हल ढूंढ लेना। अगला प्रश्न है पांचवा, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 3
लैम्डा के बाद 3 डेल्टा के बाद आते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर, आइए देखते हैं। वास्तविक जीवन में उपयोगी हो और सीखा हो। यानी कि जब बच्चा अपने वास्तविक जीवन से सीखना शुरू करता है, इस तरह की पढ़ाई को जब वो अपनी वास्तविक जीवन से जोड़ लेता है तब वह सीखना शुरू कर देता है ज़्यादा जल्दी। अगला प्रश्न है 7वां, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, क्या विचार हो सकता है? व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगमन का सामान्यीकृत हो सकती है। अगला प्रश्न है 8वां, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। याद होगा मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है बच्चों को कि उन्होंने 3 रूम बनाए अलग अलग और तीनों में मूवी चलाई। किस तरह की मूवी चलाई? 3 तरह की पिक्चर चलाई। एक पिक्चर में बच्चा जब किसी खिलौने के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है, उसको मतलब तोड़ता फोड़ता है और उसे पुरस्कृत किया जाता है। दूसरे में पिक्चर दिखाई कि जब बच्चा खिलौने को तोड़ता है तो उसके साथ किस तरह का, मतलब 3 अलग अलग सिचुएशन रखी, तीनों सिचुएशन में अलग अलग उनका रिजल्ट दिखाया गया। तो उन्होंने पाया कि उसके जो परिणाम हुए वो अलग अलग तरीके से हुए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे हमें बताया है अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला प्रश्न है, यानी कि बच्चा जब अच्छी फिल्में देखेगा तो अच्छे व्यवहार करेगा, हिंसात्मक देखेगा तो हिंसा सीखेगा। यानी ये तो बिल्कुल जेन्युइन है। जब बच्चा अच्छी चीज़ें देखता है तो उसे देखना आप बच्चा अप्लाई करेगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर बच्चे ने क्रूर तरह देखा, मारना पीटना देखा, तो वो वही उसी तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। यानी कि वो समाज से कुछ सीख रहे हैं। मॉडल्स क्या है? यानी एक तरह की प्रतियोगिता में उसने पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए बच्चे ने क्या किया, उसको फॉलो किया, उसे देखा, यानी समाज से उसने सीखना शुरू किया। हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, उसके हिसाब से आंसर लगाते हैं। अगला है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना है? देखिए, बिना देखे ही हमें पता है कि अगर शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करें तो इसका मतलब है शिक्षक किसी तरह से उसके पढ़ाने में कोई कमी है और शिक्षक को अपनी पढ़ाई में, अपने सिखाने के तरीके में परिवर्तन करना चाहिए। देखते हैं इसमें है कि नहीं इस तरह का ऑप्शन। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। इसमें इस तरह का ऑप्शन है तो हम इसी को लगाएंगे। यानी कि समय सारणी अथवा उसके बैठने की व्यवस्था, हो सकता है पीछे बैठा हो या उसे दिखाई नहीं देता हो इसलिए नहीं सीख रहा हो, उसकी आंखों में कमजोरी, मतलब उसे आंखों से दिखाई नहीं देता हो, बहुत सारे रीजंस है। तो इन पर हमें काम करना, एक शिक्षक को काम करना होगा। अगला प्रश्न है 11वां, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तरीके हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। तो इसका उत्तर होगा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। 12 है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के क्रमिक व्यवस्था है। क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों को, यानी जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, अ व सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह अपने भविष्य में सहायक होगा। उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान करना चाहती है, यानी उसे चाहिए कि मैं फर्स्ट आऊँ। और सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो आ व सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। किस तरह के उद्देश्य? एक निपुण बनना चाहता है, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा, इस तरह का इसका उत्तर होगा, यानी कि डी। अगला प्रश्न है 14, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था,
कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी, तो इसके लिए होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। यानी वो पूरी तरह से कैसे हो गए थे, उनके यानी कि उन्हें ये था इस आंतरिक रूप से अभिप्रेरित थे। यानी बहुत ही उच्चतम स्तर पर वो आंतरिक रूप से कैसे थे, अभिप्रेरित थे। उन्हें किसी भी मोटिवेशन की, यानी ना ही उन्हें अपनी सैलरी की थी कि मुझे सैलरी मिलती इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं, उनके अंदर अपने देश के प्रति देशभक्ति थी, जो कि बहुत ही अच्छे से वो इस गुण से मोटिवेट थे, सेल्फ मोटिवेट थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह का काम किया। अगला प्रश्न है 15वां, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है आंशिक पुनर्वलन के। यानी कि अगर बच्चा कैसे भूलेगा, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं और हम उसका रिवीजन नहीं कराते तो बच्चे धीरे धीरे हम देखेंगे कि वह भूलता हुआ चला जाएगा। इसलिए बच्चों में रिवीजन ज़रूर कराना चाहिए। अगला प्रश्न है 16, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से हम क्या कर सकते हैं, उनके अभिविन्यास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल बच्चों को के एफर्ट को अगर देखा जाए और उन्हें उस तरह के मौके दिए जाए। अगला प्रश्न है 17वां, निम्न में से किसका मिलान उचित है? सामाजिक विकास होता है वातावरण, यानी कि सामाजिक विकास किससे जुड़ा है? वातावरण से। अगला 18वां प्रश्न है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसका उत्तर होगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यानी कि इस तरह का वाक्य, इस तरह का सेंटेंस क्या करता है? बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है 19वां, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है और जिनमें से एक लंबा और एक चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है, किसकी? पलटावी, यानी रिवर्सिबल जो गुण हैं, जो करेक्टर है बच्चे के अंदर, जो क्वालिटी है वो नहीं उनकी एनहेंस हो पाई है। यानी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वांटिटी उतनी ही थी, बस ग्लास चौड़ा था और लंबा था, एक लंबा है एक छोटा है, जिसके कारण से बच्चे उसमें क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। यानी पलटावी गुण नहीं अभी उनके अंदर क्या हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। अगला है 22वां, कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका उत्तर होगा पश्च परंपरागत, यानी कि अपने हिसाब से अपने नियमों को बदल देना इस तरह से, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये आपका आता है पश्च परंपरागत में। अगला प्रश्न है 23, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि किस तरह से कौन से घटक काम करते हैं, सृजनात्मक कहाँ पे काम करती है, ये स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र के सिद्धांत को बताता है। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो उत्तर होगा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं।
25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। किसने कहा? BF स्किनर ने। यानी कि सबसे कम है, सही होने की संभावना सबसे कम किसमें? भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये कहा है BF स्किनर ने। तो यही वाला हमारा ऑप्शन होगा सही। अगला प्रश्न है 26, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित होता है? तो आंसर होगा डी, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 28वां, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। कौन सा? जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना क्या करता है? अतिरिक्त ये हमारे सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह डैश के समान है। किसके समान? सीखने के लिए आकलन के समान है। बिल्कुल सही, क्योंकि बावर्ची को ऑलरेडी खाने के बारे में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण नॉलेज, मतलब अच्छे से उसे नॉलेज होगी क्योंकि वो बावर्ची है। तो अब वो क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन, यानी वो अपने खाने को परखेगा कि उसका स्वाद कैसा है, कैसा बना है, यानी कि उसको देखना, उसको चेक करेगा। तो इसे हम बोलेंगे सीखने के लिए आकलन। अगला 30वां प्रश्न है, अंतरपरख अनुदेशन है। क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। तो ये मैंने आपको दूसरा सेट यानी कि 30 क्वेश्चन यानी 60 प्रश्न आपको पूरे करा दिए। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ। अगर मैं हर एक प्रश्न को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरा अभी केवल एकमात्र ये उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप रीड कर पाएँ और आपको पता चले कि किसका क्या उत्तर है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीटेशन होने हैं यानी रिपीट होने हैं, इसीलिए हम इनको केवल अभी रीड करेंगे। और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब अगला सेट है हमारा तीसरा, जो कि 18 नवंबर 2012 में हुआ था ये एग्ज़ाम, और ये प्राइमरी लेवल यानी कि फर्स्ट पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बिल्कुल, हर एक बच्चा गलती करेगा, और गलती करेगा तो हमें एक शिक्षक को उसकी गलतियों को सुधारना है। सुधारने के लिए देखिए, अगर वो उसको उस समय नहीं सुधारेंगे तो उसमें क्या होगा? वो गलत ही सीखेगा। चाहे वो, अगर हम मोरल की बात करते हैं, मोरालिटी में भी गलत रास्ते पे जाएगा। अगर वो मोरालिटी के अकॉर्डिंग बच्चा गलत करता है तब भी हमें उसे सुधारना है, सिखाना है। और अगर किसी टॉपिक में गलती करता है या उसकी कोई कमी होती है तो उसको भी हमें क्या करना है? टीचर को उसे सुधारना। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है उसकी शिक्षा की व्यवस्था में वह असफल हुआ है। कौन? टीचर। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? कौन सी विषय वस्तु अच्छी होगी? मेरा परिवार, जिसमें बच्चा अच्छे से बताएगा क्योंकि वो अपने परिवार के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सॉ और वॉस, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब है वह डिसलेक्सिया का शिकार है, यानी कि उसकी डिसलेक्सिया यानी कि उसको क्या होती है? पढ़ने में असमर्थता होती है और लिखने में असमर्थता होती है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागमन का विशेष चिन्ह है? समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होंगे? अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं।
बिल्कुल सही। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन से चरण आते हैं? तो हमारा होगा आंसर डी, यानी कि पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा, फिर दूसरा आपका आएगा श्रेणीकर करण, और नेक्स्ट होगा आपका प्रतिक्रिया चयन, और तीसरा होगा आपका चौथा होगा आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ये इसका एक क्रम होगा। अगला है 8वां, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, हमें केवल अपने प्रश्न का उत्तर अपने ऑप्शन के हिसाब से ही देना है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर रही है। वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब पहले उसने प्रश्न पूछा राधिका से, तो उसने अपने शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जब उसने मोहन को देखा तो अपने प्रश्न की लैंग्वेज को उसने क्या किया, बदला। तो यानी कि इससे वो कोशिश कर रही है कि वो सपोर्ट कर रही है मोहन का, यानी कि यहाँ पे लिंग रूढ़िबद्धता को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है 10वां, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसके अलावा? सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, यानी काफ़ी अच्छी रिच फैमिली से उसे गोद ले लिया जाता है एक बच्चे को, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांश को प्रभावित नहीं करती। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। यानी हम इस पे क्या करते हैं, सूक्ष्म गतिक का मतलब है हमारी इसमें जैसे लड़कियां अपने आँख के ऊपर लाइनर लगाती हैं, या लिपस्टिक लगाना हुआ, या रुच के लिखना हुआ, बहुत ही रुचि के साथ बना के लिखना हुआ। तो ये क्या करें, ये हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल को बड़ा का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है 14वां, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। अगला प्रश्न है 15वां, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से कैसे होते हैं? वीक होते हैं, असक्षम होते हैं, मतलब चल नहीं सकते, अच्छे से दौड़ नहीं सकते, ग्रिपिंग नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, मतलब उनके हाथ पैरों में ताकत नहीं होगी, शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा जो बच्चा, उसमें ज़्यादातर क्या देखने को मिल सकता है? डिस्ग्राफिया हो सकता है ऐसे बच्चों को। अगला प्रश्न है 16वां, आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाएं। अगला प्रश्न 19वां, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, क्या होता है? निष्पादन उपागमन अभिविन्यास होता है। 20वां प्रश्न है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। कैसे बना सकता है मज़ेदार? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करके। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्वनिम होती है।
यानी कि बोलचाल जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्च समाधान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा? लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांश सामान्य डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है 25वां, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो हम MA/CA मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा सबकी वैल्यू रखने के बाद। अगला प्रश्न है 26वां, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है 27वां, सफल समावेश को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के अलावा। अगला प्रश्न है 28वां, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। 29वां प्रश्न है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए ये तो इसका उत्तर होगा हमारा आवासीय विद्यालय खोलना। यानी कि जो बच्चे वंचित बच्चे होंगे, इनको जिनको प्रोत्साहित करना है, उनको जो मतलब आ नहीं सकते या आना नहीं चाहते स्कूल, इस तरह के बच्चे जो होंगे उनको मोटिवेट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आसपास ही जैसे घरों में स्कूल खोल लिए जाते हैं, इस तरह के स्कूल अगर खोल दिए जाएंगे तो उनको स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा क्या करेगा? नियमित रूप से स्कूल आएगा और उसे मोटिवेशन भी मिलेगा स्कूल में पढ़ने का। तो देखिए मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं रीड करके बता सकूं। और यही स्लाइड अगर आप 2-3 बार, यही वीडियो अगर 2-3 बार सुनेंगे तो आपको वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप खुद ही उसका उत्तर दे सकते हैं। बाकी की डिटेल में हम पढ़ेंगे, जैसे ही CTET का एग्ज़ाम हो जाएगा हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मेरी पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि मैं आगे आपके लिए और भी इसी तरह के क्वेश्चंस लाती रहूं। धन्यवाद।